फ्रिक्शन, घर्षण देखते हैं हम लोग। ये आईटीआई के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो नया सिलेबस आया है डीजीटी के अनुसार, तो इलेक्ट्रीशियन में घर्षण के लिए सिर्फ इसमें टॉपिक सिर्फ स्नेहक लुब्रिकेंट से सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिटर के लिए जो मैं ये सिलेबस डाल चुका हूँ, तो जो भी ये वीडियो नए हैं वो सिलेबस भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो जो भी पहले पढ़ना था घर्षण में वो सारा अभी भी पढ़ना है फिटर के लिए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। अगर मैं भारत स्किल का क्वेश्चन डायरेक्ट करवाऊँगा तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं सोचा कि चलिए आप लोग के लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं घर्षण में क्या है। अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है? कोई बॉडी है जो एक पृथ्वी पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे। तो जब ये वस्तु को जब ग्राउंड पे रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इसका कोई भार होगा, जो मैं W से इंडिकेट किया हूँ। चलिए, तो फिर ये ग्राउंड भी क्या होगा ना, जितना ये भार से गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है उतना ही भार ऊपर की ओर ग्राउंड डालेगा। तो ये विराम अवस्था में ये R और W दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अब सपोज मान लीजिए कि वस्तु को इधर खींच रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं, तो इधर से खींचे तो विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न होगा, घर्षण बल। तो नॉर्मली एक बॉडी पे 4 बल लगते हैं। एक इसको R को बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया, ये W जो आया गुरुत्वाकर्षण बल के चलते, ये P जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये बल लगाएंगे इस डायरेक्शन में उसके चलते, और फिर इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल लगेंगे। तो विराम अवस्था में बोला कि R क्या होगा, W। अब जो मैं बोला वो सब कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके पढ़ लेंगे। तो यही होता है अभिलंब प्रतिक्रिया। कोई पूछे कि अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर देंगे कि कोई भी ब्लॉक है, कोई भी वस्तु है, ग्राउंड पे रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु का भार होगा। तो उतना ही भार से क्या करता है, ग्राउंड लंबवत ऊपर की ओर बल लगाता है, तो उसी बल को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। अब देखते हैं घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये दो वस्तु जब क्या है, जब स्थिर वस्तु पर आरोपित बल के कारण, मान लीजिए कि यहाँ पे पेन रख दिया मैं, तो ये वस्तु अभी स्थिर है। अभी इस पर मैं बल लगाऊं फिर भी इसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जब विस्थापन उत्पन्न होता है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें घर्षण नहीं उत्पन्न हो रहा होगा, घर्षण हो रहा होगा। बल लगा रहे हैं तो मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण उत्पन्न हो रहा है। उस घर्षण के चलते इसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये कब विस्थापन उत्पन्न होगा, मान लीजिए फोर्स हम इधर से लगाएं 5 न्यूटन का, तो इधर से जो अपोजिट डायरेक्शन में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, चलिए ना यहाँ पे मैं बता दूँ, ये कोई वस्तु है, मैं इसको इधर पुश करूँ, बल लगाऊँ, तो ये वस्तु में कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो। तो क्यों नहीं होता होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो इसके विपरीत दिशा में इधर की ओर इससे ज़्यादा घर्षण बल लग रहा है 10 न्यूटन का, इसलिए बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब तक मैं 10 न्यूटन से ज़्यादा तक बल नहीं लगाऊंगा तब तक कोई विस्थापन नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे मैं 11 या 15 न्यूटन लगा दूंगा तो ये वस्तु इधर मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है स्थैतिक घर्षण में, वस्तु स्थिर है, उस पर बल लगाने के बावजूद उसमें कोई विस्थापन नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उस वस्तु पे आरोपित घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। गतिज घर्षण है डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको बोलेंगे गतिशील वस्तु पे, कोई भी वस्तु अगर गति में है और उस पर घर्षण आरोपित हो रहा है, लग रहा है, तो उसको बोलेंगे गतिज घर्षण। तो ये 2 टाइप हुए। एक है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलेंगे।
देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि यहाँ मैं फिगर बना के ड्रॉ किया हूँ। एक रेड कलर का कार है, एक ब्लैक कलर का कार है। दोनों कार रोड पे चल रही होगी। बाय द वे मान लीजिए कि दोनों में एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं कि दोनों गाड़ी फास्ट चल रहे होंगे, मान लीजिए कि स्लो में ही दोनों टकरा गए। तो टकराने के कारण ऐसा तो नहीं है कि एकदम जस्ट वहीं पे आके जहाँ पे टकराएं वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं, ये दोनों कार टकराते हुए भी कुछ दूर तक आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पे मान लीजिए कि सपोज यहाँ तक आके ये टकराते हुए आके यहाँ पे रुक जाए, ठीक है, दोनों कार। तो यहाँ पे रुकने से पहले जस्ट थोड़ा सा पहले मान लीजिए कि ये पॉइंट, यहाँ पे जो घर्षण होगा ना बहुत मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा, और उसी मैक्सिमम घर्षण को बोलेंगे सीमांत घर्षण। क्लियर। चलिए, तो ये जो सीमांत घर्षण किस पे डिपेंड करेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया पे। जितना ज़्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया होगा तो अभिलंब प्रतिक्रिया किस पे डिपेंड करेगा? दोनों वस्तुओं के भार पे। अगर दोनों कार का भार ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया होगा, जिससे सीमांत घर्षण ज़्यादा होगा। यानी भारी वस्तुओं के बीच में अगर ट्रक का बात करें, बस का बात करें, तो वो दोनों अगर टकराते हैं तो उसमें सीमांत घर्षण ज़्यादा लगेंगे। यदि कार का बात करें तो ट्रक के कंपेयर में कार में सीमांत घर्षण कम लगेंगे, क्योंकि ये दोनों का वजन कम होता है। और सीमांत घर्षण किस पे डिपेंड करता है? सतहों के बीच स्थिति। ये दोनों कार किस तरह से संपर्क में है, हल्का है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा एकदम कंप्रेस सटे हुए हैं तो ज़्यादा सीमांत घर्षण लगेंगे, थोड़ा हल्का सटे हुए रहेंगे तो कम घर्षण उत्पन्न होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है ना कि दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण है ना, दो सतहों के बीच ही सीमांत घर्षण उत्पन्न होता है। तो सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को ही घर्षण गुणांक बोलते हैं। तो सीमांत घर्षण को, अब घर्षण कैसा भी हो, हमेशा इंडिकेट एफ से ही करेंगे। तो एफ का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन। तो सीमांत घर्षण एफ, अभिलंब प्रतिक्रिया जानते हैं आर, और घर्षण गुणांक का डिनोट करते हैं म्यू से। यू लिख के एक पाई खींच दिए तो म्यू कहलाएगा। तो ये म्यू का फॉर्मूला आ गया एफ बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू इंटू आर हो जाएगा किसके बराबर? एफ के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल गया फ्रिक्शन, घर्षण का फॉर्मूला। क्लियर। चलिए, अब देखें यहाँ पे इसका यूनिट होता है कि नहीं। ये जो घर्षण है, घर्षण का क्या होगा? घर्षण एक तरह का बल ही है ना। तो यहाँ पे भी न्यूटन, बल का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। और ये अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया में बताया ना कि ये भी एक बल है एक तरह का, तो ये भी न्यूटन में ही रहेगा। न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो क्या आएगा? इसका कोई यूनिट नहीं होगा। किसका? घर्षण गुणांक का। नेक्स्ट है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये देखिए फिगर कैसे है। ये एक ब्लॉक है, नीचे में गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इसका भार आ गया। तो जितना भार होगा उतना ही भार बल से ग्राउंड ऊपर की ओर बल लगाएगा, जिसको एन से डिनोट करेंगे, चाहे आर से। सपोज मैं इस वस्तु को इधर खींच रहा हूँ बल से, एफ बोले या पी, तो विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया, और यहाँ से इसको मैच करा दूँ, देखिए इसी को ना घर्षण कोण कहते हैं। कैसे? बात को समझें आप। यदि एफ आर बढ़ा दिया जाए, अगर घर्षण बढ़ेगा तो एक और फिगर बनाऊँ यहाँ पे मैं, घर्षण यहाँ पे एफ आर कर दूँ, यहाँ पे एफ आर, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये भार हो गया। तो यहाँ से मैच कर दें तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट। तो जैसे जैसे एफ आर बढ़ेगा, ये देखिए ये थीटा बढ़ेगा। अभी एफ आर कम था तो थीटा कम था, और एफ आर बढ़ा दें, यहाँ तक एफ आर ले आऊँ, घर्षण बल ज़्यादा रहेगा तो ये इसको और इधर से लाएंगे, तो ये देखिए ये वाला यहाँ से आएगा, तो ये वाला थीटा एंगल बढ़ जाएगा ना। तो ये थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है?
ये इस घर्षण पे डिपेंड कर रहा है। ये जब घर्षण FR है तो इसको भी तो FR ही बोलेंगे। क्लियर? तो ये थीटा इस घर्षण पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इस एंगल को बोलते हैं घर्षण कोण। और यही बोल रहा है कि अगर FR को कम कर दिया जाए तो ये थीटा कम जाएगा, FR को बढ़ा दिया जाए तो थीटा बढ़ जाएगा। इसीलिए इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको आधार बोलूँगा मैं, इंग्लिश में बेस। और ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये वाला भुजा। तो tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा आधार, ये होता है ना, लंब बटा आधार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे P/B। तो लंब क्या है यहाँ पे? FR है, तो FR लिख दिया। और आधार क्या है? n बोले चाहे r बोले, तो यहाँ पे n लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो FR क्या हो जाएगा? n tan थीटा। इसी को और बोल सकते हैं, n के जगह क्या लिखूँगा? r। और अभी इसके पहले मैं पढ़ा कि FR किसके बराबर होता है? म्यू r के। अभी इसके पहले पढ़ा ना, तो यहाँ पे FR के जगह वैल्यू पुट कर दिया म्यू r, तो r से r कट गया तो म्यू क्या आ गया? tan थीटा। तो यहाँ पे इसके पहले म्यू का वैल्यू पढ़ा FR/r, ये है घर्षण गुणांक। यहाँ से भी घर्षण कोण से भी म्यू का वैल्यू आ गया क्या? tan थीटा। तो क्वेश्चन के अनुसार कि क्या हम यूज करने वाले हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ हो, घर्षण बल दिया हो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल दिया हुआ हो और घर्षण गुणांक दिया हो, निकालना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि घर्षण कोण दिया हुआ हो थीटा, ये वाला दिया हुआ थीटा, और आपसे घर्षण गुणांक पूछ रहा हो म्यू का मतलब क्या हुआ? घर्षण गुणांक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये देखते हैं कि क्या है। एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और यहाँ पे एक ब्लॉक को रख दिया मैं। तो इस पे अब ऐसा नहीं है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक रखूँ मैं, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लंबवत सीधा सीधी ना लगता है, ऐसा तिरछा तो नहीं गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इसका भार इधर सीधा में आएगा, जो कि मैं लिख दिया W होता है mg। m का मतलब मास, g का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, m का मतलब मास होता है द्रव्यमान, और g का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो ये भार हो गया। तो जितना भार से ये इसका जो भार होगा, गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा होगा, तो उतना ही बल से ये जो प्लेन होगा इस वस्तु के लंबवत एक बल लगाएगा, जिसको n बोलेंगे या तो r बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया। इसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनेगा, एक ऐसा फिगर है, ये फिगर है, इसको ज्वाइन कर दें। तो ये ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देख लें आप, यही है ना, ये एंगल थीटा मान लिया। और चलिए अब ये है क्या? ये पूरा का पूरा W है, तो इसको W मान लिए। थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं? थीटा के सामने को लंब बोलते हैं P, ये आधार हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ पे था, तो ये कर्ण कहला जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा अगर अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, P/H। P का मतलब लंब हो गया, यहाँ पे और समझे, क्लियर दिख रहा होगा इधर से, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे?
ये, तो इसको नेमिंग दे देते हैं। यदि ए बी सी, तो बी सी लंब हो गया, और एच कितना है डब्लू, और ये साइन थीटा। तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी क्या आ जाएगा डब्लू साइन थीटा। तो ये आ गया डब्लू साइन थीटा। तो जितना ये है इसके पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जब डब्लू साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा डब्लू साइन थीटा। अब इसमें इस त्रिभुज में कॉस थीटा अगर अप्लाई करूं तो कॉस थीटा होता है आधार, जिसको बेस बोलेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है ए सी, और हाइपोटेनस है डब्लू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए सी क्या आ जाएगा यहाँ से डब्लू कॉस थीटा। तो ये जो लेंथ है ये देखिए ये वाला क्या आ गया डब्लू कॉस थीटा। तो ये डब्लू साइन थीटा जब उत्पन्न हो गया तो इसके चलते ये वस्तु इंक्लाइन प्लेन से ढुलकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या एक तरह का बल है। तो जैसे ही इस वस्तु में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा डब्लू साइन थीटा के चलते, तो विपरीत दिशा में घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब देखिए वही चीज़ आगे बोल रहा हूँ। तो ये देखिए वस्तु पर सिर्फ अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही डब्लू लग रहा था ना। तो जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो सतह भी अपने ऊपर उतना ही बल लगाता है, बताया ना कि जितना बल लग रहा है उतना ही सतह भी ऊपर उतना बल लगाता है। तो विराम अवस्था में, स्टार्टिंग में तो ये विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में ये आर और डब्लू कोस थीटा दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इस डब्लू साइन थीटा के बारे में बोलें कि ये जब उत्पन्न होगा तो इसमें वस्तु में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते विपरीत दिशा में घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट वही लिखा हूँ, अपोजिट घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है। तो यदि आप देखें एफ आई और डब्लू साइन थीटा ये और ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ये वस्तु विराम अवस्था में रहेगा, ना इधर मूवमेंट होगा ना इधर। ये सोचिए ना कि इस वस्तु को अगर इधर से खींचे और इधर से खींचे और दोनों बराबर बल से खींचे तो कहाँ जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा, ये बीचों बीच यहीं पे रुका हुआ रहेगा, तब वस्तु रुक जाएगा। यदि ये एफ आर छोटा होगा, लेस देन का सिंबल है इधर, यहाँ पे देखें, यदि एफ आर डब्लू साइन थीटा से छोटा होगा, कहने का मतलब कि ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो इधर वाला बल ज़्यादा इधर वाला कम तिर रहा है, तो ये वस्तु इधर की ओर स्टार्ट हो जाएगा मूवमेंट, तो वस्तु नहीं रुकेगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि म्यू का फॉर्मूला होता है एफ आर बाई आर। तो एफ आर क्या निकला मेरा डब्लू साइन थीटा, इधर की ओर डायरेक्शन में क्या है ये देखिए ना, विराम अवस्था में एफ आर यहाँ पे लिखा ना, एफ आर किसके इक्वल है डब्लू साइन थीटा के, तो डब्लू साइन थीटा पुट कर दिया। आर किसके इक्वल है डब्लू कॉस थीटा के, तो यहाँ पे डब्लू कॉस थीटा पुट कर दिया। डब्लू से डब्लू कट गया तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो म्यू यहाँ से भी कितना आ गया टैन थीटा। तो ये म्यू को ही क्या बोलते हैं घर्षण गुणांक, अभी बताया ना घर्षण कोण में। तो चाहे घर्षण कोण प्लेन सरफेस हो या फिर इंक्लाइन प्लेन ले, हमेशा घर्षण कोण सेम होता है, दैट इज टैन थीटा। तो अब इतना पढ़ने के बाद ये टॉपिक भारत स्केल का न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकली भी है। तो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रीशियन के लिए न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, बस स्नेहक से क्वेश्चन आएंगे। तो भारत स्केल में 9 से 10 क्वेश्चन होंगे स्नेहक का। तो जब मैं स्नेहक इसमें करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि हाँ ये इलेक्ट्रीशियन का भी है, अभी ये सिर्फ फिटर के लिए है। तो देखिए अभी तक जो भी पढ़ा क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू म्यू आर, और एफ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है। म्यू क्या है, म्यू को बोलते हैं घर्षण गुणांक, और आर अभिलंब प्रतिक्रिया। विराम अवस्था में जानते हैं कि आर क्या होता है डब्लू के बराबर। तो मैं इस केस में एफ इक्वल टू क्या लिखूँगा म्यू इंटू डब्लू भी लिख सकता हूँ। चलिए तो एक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और एक लास्ट म्यू इक्वल टू हम पढ़े थे घर्षण कोण में और इंक्लाइन प्लेन में ही, दोनों में क्या होता है म्यू टैन थीटा के बराबर ही होता है। तो मैं इतना ही फॉर्मूला यूज करूँगा न्यूमेरिकल में। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो इतना मिनी में जोरोक्स करवाया हुआ भारत स्किल का PDF ना, तो आपको दिख नहीं रहेगा। यदि घर्षण गुणांक 0.4 है तो द्रव्यमान, इसी क्वेश्चन को मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन नंबर 30 है। तो आपके PDF के अनुसार नंबरिंग अलग अलग होगा, लेकिन हाँ मैच कर लीजिएगा। ये यदि ये क्वेश्चन मेरे PDF में तो आप में भी होगा। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ, यदि घर्षण गुणांक 0.4 है तो द्रव्यमान 1000 kg के शरीर को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक बल क्या है। तो सॉल्यूशन इसका यदि देखूं तो बल का फॉर्मूला मुझे मालूम है, यही यूज करूंगा। तो बल इक्वल टू क्या है, म्यू आर। तो अब यहाँ पे देखें, गति प्रदान करने के लिए कह रहा है ना, गति प्रदान करने के लिए। तो स्टार्टिंग में वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था के लिए आर और डब्ल्यू इक्वल होता है, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू के, म्यू और डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, भार है। तो भार बोलें या द्रव्यमान बोलें एक ही चीज़ है, उसके डिटेल में जाएंगे। एक ही चीज़ नहीं है, भार का यूनिट होता है न्यूटन और द्रव्यमान का होता है केजी। तो वो सब लंबा चला जाएगा, अगर वो सब सारा बताऊंगा तो वीडियो ही लंबा चला जाएगा। फिलहाल डब्ल्यू मान लीजिए भार है और द्रव्यमान यहाँ पे लेके चलेंगे। म्यू दिया हुआ है, देखिए घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.4, तो म्यू को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। तो 0.4 पुट कर दूंगा, और डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 1000 kg। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो 4 पे 00 kg। लेकिन लाना है क्या चीज़ में, न्यूटन में। तो 1 kg में कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन। तो 10 से इसमें गुना कर देंगे तो 4000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला करवा दिया मैं, यही है क्वेश्चन। तो मैं इसको लिख दिया हूँ, मिनी इसलिए किया हूँ ना कि इधर इंग्लिश का है और इधर हिंदी वाला पार्ट है, तो इसलिए मैं छोटा छोटा दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 30 न्यूटन के बल को 35 kg द्रव्यमान के किसी निकाय को ले जाने के लिए आवश्यकता होती है तो घर्षण गुणांक क्या है। इसमें दिया हुआ क्या क्या है, सॉल्यूशन आप अगर नहीं पढ़ रहा है ना तो गिवन जो दिया हुआ वो देख लें। फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन, और द्रव्यमान दिया हुआ है मास 35 kg। तो आपसे तो यहाँ पे मास भी समझे या फिर डब्ल्यू समझे, क्वेश्चन में तो यही मीनिंग है। ये पहचानेंगे कैसे, तो ऑप्शन से पता चलता है। चलिए कहीं भी केजी रहा है तो हम बता दूंगा कि हम इसको डब्ल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू नहीं ले सकते हैं, डब्ल्यू का यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन फ़िलहाल इस केस में हम ले लेते हैं। चलिए तो हमको क्या निकालना है, म्यू निकालना है मुझे। तो फॉर्मूला है ना ये म्यू निकालने का, F/R। तो जब विराम अवस्था में F इक्वल टू म्यू डब्ल्यू है, तो यहाँ से W मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, F/W। तो ये वाला हम यूज करते हैं। तो म्यू इक्वल टू F/W, तो 30/35। इसको सॉल्व करें। चलिए, लेकिन अब फोर्स जो दिया हुआ क्या है 30 न्यूटन। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ M दिया हुआ 35 kg, तो हमको W निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 kg में कितना न्यूटन, अभी लिया ना 1 kg में 10 न्यूटन, तो 35 kg में भार कितना हो जाएगा 350 न्यूटन। तो यहाँ पे 350 पुट करूँगा। देखिए बोला था ना कि मास और डब्ल्यू अलग अलग चीज़ है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3/35। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0857। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लिया हूँ यहाँ पे, यदि घर्षण गुणांक m, अब घर्षण गुणांक को अब तो जानते हैं कि म्यू के फॉर्म में रहता है, तो जरूरी नहीं है कि म्यू ही रहे, डिनोट करने के लिए m से यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ 0.12 को। तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें निकालना क्या है, यदि घर्षण गुणांक दिया हुआ तो किसी वस्तु का भार भी दिया हुआ 30 kg के बल द्वारा, मतलब कितने बल द्वारा इस भार को हमको स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह
ट्रांसफ़र करवाना है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें हमको बल निकालना है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि बल जो निकालना है, बल का तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ऑप्शन में देखें ना, तो ऑप्शन में आपको केजी में पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको मास ही निकालना है, डब्लू। चलिए तो देखते हैं, जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डब्लू। तो डब्लू यहाँ निकालेंगे तो एफ बाई म्यू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। फोर्स दिया हुआ है, वस्तु का भार, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 30 केजी। किसी वस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जाता था। ये 30 केजी के बल द्वारा, यानी बल दिया हुआ है 30 केजी, म्यू दिया हुआ है 0.125, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे कट कैंसिल आउट करने पे 2400 केजी आंसर आ जाएगा। तो ये 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। तो ये क्वेश्चन है कि यदि 150 केजी का भार है कि वस्तु का, तो संतुलन की स्थिति में है, और एम, तो एम बोले या म्यू बोले, बात एक ही है। एम में तो घर्षण गुणांक दिया हुआ है, तो झुकाव का कोण मतलब इंक्लाइन प्लेन वाला जो टॉपिक पढ़ाया ना वो, तो उसमें इंक्लाइन प्लेन में घर्षण गुणांक क्या आया था, यहाँ पे अभी लिखा हूँ म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो यही वाला यूज करूँगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11th-12th का आ जाता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में। tan को इधर अगर लेके चलूँगा तो थीटा होता है tan इन्वर्स म्यू। अब यहाँ पे अगर आप बताऊँ तो बाउंस करेगा बहुत बच्चों को, क्योंकि ITI लेवल 10th क्लास का लेवल का है, 11th-12th का नहीं। तो बस थोड़ा सा आप यहाँ पे याद कर लें, म्यू दिया हुआ है ना आपको, tan इन्वर्स म्यू दिया हुआ है 0.5773। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये 150 केजी का यूज क्या है, तो यहाँ पे इसमें कोई यूज नहीं है इस 150 केजी का। और tan इन्वर्स 0.5773 का जो वैल्यू होता है ये आपको याद करके रखना है, ये 30 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, यदि m दिया हुआ है, यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्षैतिज मेज पर पड़ी इतना केजी का कोई वस्तु है, उसको स्लाइड करवाना है। मतलब कि जो इंक्लाइन प्लेन का जो स्टोरी बताया वही उसी बेस पे है। तो कितना बल की आवश्यकता पड़ेगा, क्षैतिज तल मतलब कि आप इंक्लाइन का नहीं बोल रहे हैं, समतल का बात कर रहा है। तो बल निकालना, तो एफ का फॉर्मूला मालूम है, म्यू आर। तो अब देखें, म्यू दिया हुआ है 0.22, आर विराम अवस्था में आर किसके बराबर होता है, डब्लू के। तो डब्लू ये दिया हुआ है 20, बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 4.4 आ जाएगा आपका आंसर। सॉल्व किया तो कितना आया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 10, 4.4 न्यूटन। और यहाँ पे हिंदी में जब क्वेश्चन है तो 0.22 है। इसका इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वहाँ पे m का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। तो हिंदी के अनुसार तो आंसर ये आ गया केजी में, क्योंकि r क्या चीज़ में ले रहा हूँ, केजी में ले रहा हूँ, तो f भी केजी में ही आएगा, ना कि न्यूटन में आएगा। अब अगर 0.2 लेता हूँ तो म्यू आर, म्यू क्या है 0.2 और r है 20, तो यहाँ से आपका 4 केजी आ जाएगा। तो आप लोग ना एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश के क्वेश्चन के अनुसार ही दिया हुआ है ऑप्शन में। तो जो भी सॉल्व करें आप इंग्लिश के क्वेश्चन को बस डाटा को देख लें, बाकी तो हिंदी समझने के लिए है ही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी जितना भी न्यूमेरिकल है और थ्योरेटिकली पार्ट है वो मैं करवाऊँगा, और स्नेहक जो इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।